हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि साथियों आरआरबी ग्रुप डी साइंस प्रैक्टिस सेट का यह चौथा वीडियो है, जिसमें आपको साइंस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथी बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी गैल्वानोमीटर, ऑप्शन डी ओम मीटर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमीटर। दोस्तों एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत धारा मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात कहलाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनत्व। दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात है वो घनत्व कहलाता है, यानी कि दोस्तों घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी स्थिर तरंग, ऑप्शन डी मिश्रित तरंग। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य तरंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऑप्शन सी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन डी संवेग संरक्षित रहता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं उतना ही बल वह वस्तु हमारे ऊपर भी लगाती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी न्यूटन। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पास्कल, यानी कि दोस्तों जो पास्कल है वो दाब की एसआई इकाई होती है और पास्कल इक्वल टू होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बन सकता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, यानी कि दोस्तों अवतल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बन सकता है। दोस्तों वस्तु जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच हो तो अवतल दर्पण का बड़ा व सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओम। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूल। दोस्तों ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। इसे ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ते हैं और सट से आंसर टिक कर देते हैं, तो जिसके कारण उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन और देखना है कि लास्ट में कह क्या रहा है। इसमें पूछा है कि नहीं किया जाता है, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि किस गैस का उपयोग जो है वो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए एलपीजी गैस, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी सीएनजी गैस, ऑप्शन डी कोयला। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी सीएनजी, जिसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। और दोस्तों एलपीजी का उपयोग तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया ही जाता है, और बायोगैस का भी उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, कोयला का भी उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। लेकिन सीएनजी जो है इसका उपयोग मोटर वाहनों में किया जाता है, इसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। दोस्तों सीएनजी अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका उपयोग परिवहन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीएनजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, लेंस का उपयोग किस यंत्र में नहीं होता है? दोस्तों सेम पैटर्न जैसा कि पिछला क्वेश्चन था वैसे ये भी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया नहीं किया जाता है, यानी कि दोस्तों किसमें लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कैमरा, जिसमें तो लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी है सूक्ष्मदर्शी, इसमें भी लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी है दूरबीन, इसमें भी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमीटर, जिसका उपयोग जो है धारा मापने में किया जाता है और इसमें लेंस का यूज नहीं किया जाता है। तो साथी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कड़वा, ऑप्शन बी खट्टा, ऑप्शन सी नमकीन, ऑप्शन डी मीठा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खट्टा होता है,
दोस्तों अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। इस खट्टेपन का कारण जो है वो घोल में मौजूद हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ या हाइड्रोजन आयन H+ की उपस्थिति होती है, जिसके कारण जो है अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है धातुएं विद्युत की होती है, यानी कि दोस्तों धातुएं विद्युत की क्या होती है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए खराब चालक होती हैं, ऑप्शन बी अच्छी चालक होती हैं, ऑप्शन डी कभी चालक कभी नहीं, ऑप्शन डी इनमें से चालकता नहीं होती है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अच्छी चालक होती है। यानी कि दोस्तों जो धातुएं होती हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण ये धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है जब अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लवण और जल, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी अम्लीय गैस। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लवण और जल। तो दोस्तों जब अम्ल और क्षार जो है प्रतिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कांच किसका मिश्रण है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सिलिका और सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कार्बन और ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी सोडियम और क्लोरीन का, ऑप्शन डी तांबा और जिंक का। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिका और सोडियम कार्बोनेट का जो है मिश्रण कांच होता है। वही दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि कांच जो है ग्लास का मुख्य रूप से सिलिका यानी कि रेत और सोडा एस यानी कि सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है पानी का पीएच मान लगभग कितना होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। यानी कि दोस्तों जो जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, लेकिन इसमें घुले हुए खनिज लवण के कारण इसका पीएच मान कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हीलियम गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस। दोस्तों सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है, जिसका रासायनिक सूत्र H2 होता है और यह हवा से भी बहुत हल्की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है सोडियम धातु को किस द्रव में रखा जाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी मिट्टी के तेल, ऑप्शन डी एसिड। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिट्टी का तेल। कहीं पर दोस्तों कैरोसिन दिया होता है, जो कि मिट्टी के तेल को ही कैरोसिन कहा जाता है। तो दोस्तों जो सोडियम होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर क्रिया करने लगता है, जिसके कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीकारक के रूप में, ऑप्शन बी अपचायक के रूप में, ऑप्शन सी विलायक के रूप में, ऑप्शन डी घोलक। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकारक के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है पीएच स्केल पर 7 से कम मान दर्शाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए क्षारीय घोल, ऑप्शन बी अम्लीय घोल, ऑप्शन सी उदासीनी घोल, ऑप्शन डी धात्विक घोल। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अम्लीय घोल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल। साथियों सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसे एथिनोइक अम्ल भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है पेट में पाचन के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी CH3COOH। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HCl। दोस्तों पेट में पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl स्रावित होता है, जो कि गैस्ट्रिक अम्ल का मुख्य घटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी बीज। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। दोस्तों पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से जाइलम नामक संवहक ऊतक द्वारा होता है, जो जड़ों से अवशोषित जल और खनिज लवण को तने और पत्तियों सहित पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पेट में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी ग्रसनली में।
तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। यानी कि दोस्तों जो पाचन की क्रिया है वो मुख्य गुहा से शुरू होकर छोटी आंत में खत्म होती है। साथियों वही चीज यहाँ पर दिया गया है कि पाचन की प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से छोटी आंत में पूरी होती है, जहाँ अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में यूरिया को बाहर निकालने में मदद करता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे। दोस्तों शरीर से यूरिया को बाहर निकालने का मुख्य अंग गुर्दा है, जो रक्त से यूरिया को फिल्टर करके मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। दोस्तों मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी पोन्स। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। दोस्तों मानव मस्तिष्क का सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, यह मुद्रा समन्वय और गति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार मुख्य भाग है। और दोस्तों यह मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित होता है, जो पूरे शरीर में संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की गतियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, टेबल साल्ट यानी कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी KCl, ऑप्शन सी Na2SO4, ऑप्शन डी CaCl2। तो साथियों यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैं इस प्रश्न का आंसर इस सीरीज के अगले वीडियो में दूंगा। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको कितने सारे आंसर का सही जवाब पता था आप हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना था। और दोस्तों वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।